खेरसौन में रूस का MLRS से हमला, रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला देखने को मिला। रॉकेट से यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया गया। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य वाहन भी जल गए हैं। संपूर्ण यूक्रेन को जीतने के मकसद से पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों पर एक साथ हमला बोला, मगर आज की तारीख तक पुतिन का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। हैरानी इस बात की है कि महज चंद घंटों का वक्त ही बचा है रूस यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे होने में। ऐसे में अब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने अटैक प्लान में बड़ा बदलाव किया है और जानते हैं इस प्लान के तहत अगले 12 घंटे के भीतर यूक्रेन का विभाजन तय है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय भी तय है और इसके साथ साथ यूक्रेन में पुतिन की सरकार भी तय है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। आज रात यूक्रेन में भीषण विनाश होगा। आज रात यूक्रेन में जल थल नभ से प्रचंड प्रहार होगा। आज रात यूक्रेन का दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का इलाका बारूदी धमाकों से थर्रा उठेगा। और यकीन मानिए, अगले 12 घंटे बाद यूक्रेन का नक्शा बदल चुका होगा। वो खंड खंड हो चुका होगा। जी हां, अब तक रूसी प्रेसिडेंट का मकसद पूरे यूक्रेन पर कब्जे का था। लुहांस्क से लवीव तक, ओडेसा से कीव तक के इलाके पर कंट्रोल करना था। मगर 2 साल जंग लड़ने के बाद भी पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा अब जंग के 2 साल पूरे होने से चंद घंटे पहले रूसी प्रेसिडेंट ने अपने वॉर प्लान में बदलाव किया। वो ये कि रूस की ब्रिगेड अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर फोकस करेगी। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर ही जबरदस्त प्रहार होगा। इसके अलावा राजधानी कीव पर डबल फ्रंट से प्रहार होगा। दरअसल 24 फरवरी 2022 को ही रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया था। लिहाजा युद्ध के 2 साल पूरे होने में महज कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में नए मिशन को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी डिफेंस को महज 12 घंटों का वक्त दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुतिन की सेना अगले 12 घंटों तक कैसे यूक्रेन को दहलाएगी, कैसे 12 घंटों के भीतर सबसे विध्वंसक ऑपरेशन को अंजाम देगी। और कैसे 12 घंटे बाद यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूसी ध्वज लहराएगा, ये भी जान लीजिए। अगले 12 घंटे यूक्रेन के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इन 12 घंटों के भीतर यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रूसी झंडा लहराएगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अवदिव्का फतह के साथ ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क के करीब 40% हिस्से पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। मगर अगले 12 घंटों में पुतिन की ब्रिगेड डोनेस्क और लुहांस्क के साथ साथ ज़पोरिज्जिया, मिकोलेव समेत ओडेसा तक के इलाके पर कंट्रोल कर लेगी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए लगातार यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर प्रचंड तरीके से बारूदी प्रहार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आपको बता दें कि जैसे ही 12 घंटों बाद पुतिन सेना का दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पूरा होगा, विध्वंसक तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमानी हमले का आगाज हो जाएगा।
और इसके साथ साथ यूक्रेन के जिन दक्षिणी पूर्वी इलाके पर रूसी ब्रिगेड ने कब्जा किया है, पुतिन उन इलाकों में न सिर्फ रूसी झंडा फहराएंगे बल्कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से को रूस के नक्शे में भी शामिल कर लेंगे। डोनेस्क लुहांस्क के बाद अब ज़पोरिज़िया से ओडेसा तक के इलाकों को अगले 12 घंटों में रूसी ब्रिगेड फतेह कर लेगी और इसके लिए रूस की सेना किलर मिसाइलों, कामिकाज़े ड्रोन से हमला कर रही है। वहीं ब्लैक सी से ओडेसा रीजन के इलाकों में भी युद्धपोतों के जरिए मिसाइलें दागी जा रही हैं। ड्रोन से विस्फोटक हमले किए जा रहे हैं। अगले 12 घंटों तक प्रचंड तरीके से दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को इसी तरह दहलाया जाएगा और इसके बाद अगला टारगेट कीव है। जहां यूक्रेन में मौजूद रूसी कब्जे वाले इलाके से हमला होगा ही, इसके साथ साथ बेलारूस फ्रंट से भी कीव पर बारूदी बारिश होगी क्योंकि पुतिन का आखिरी लक्ष्य कीव पर कब्जा है। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। कीव पर हमला कर विद्रोहियों का सरेंडर करवाना, यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को गिरफ्तार करना, यूक्रेन की तमाम सरकारी संस्थाओं पर काबू करना, कीव में मौजूद यूक्रेन की संसद को भंग करना, यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली सरकार बनाना, वफादार नेताओं को सरकार का जिम्मा देना और मॉस्को से यूक्रेन की डमी सरकार को चलाना। दरअसल पुतिन ये बात बखूबी जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी समर्थकों की कमी नहीं है क्योंकि साल 2014 से पहले भी यूक्रेन में रूसी समर्थन वाली डमी सरकार थी। ऐसे में कीव पर कंट्रोल कर पुतिन पूरे यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। पुतिन के इस प्लान की जानकारी जैसे ही नेटो को मिली, फौरन यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो देशों ने सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों ने तो कुछ हथियार कीव सप्लाई भी कर दिए। मगर पुतिन हर फ्रंट पर चौकन्ने हैं। एक तरफ दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर बमबारी की जा रही है तो दूसरी तरफ नेटो के हथियार डिपो को भी राख किया जा रहा है। मतलब ये कि जो पुतिन का प्लान है, अगर वो हूबहू वॉर फ्रंट में कारगर साबित हुआ तो फिर साल 2024 में यूक्रेन के कुछ इलाकों का रूस में विलय तो होगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन पर रूसी समर्थन वाली सरकार का भी राज होगा। ऐसे में अब पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि हर हाल में अपने प्रण को पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट, रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। आधी रात को रूस की बारूदी बारिश हुई जिसमें ठिकाने तबाह कर दिए गए। दो दिन के अंदर यूक्रेनी सेना ने रूस पर 2 बड़े हमले को अंजाम दे दिया। कल यूक्रेन ने रूस के ड्रोन गोदाम को उड़ा दिया था तो आज उसने रूस के ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया। ये कामयाबी उस यूक्रेनी सेना को मिली है जो युद्ध में बहुत कमजोर हो चुकी है। उसके पास ना तो हथियार हैं ना ही जवान, बावजूद इसके वो युद्ध में वापसी की कोशिश कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन की ये कोशिश कामयाब होगी? क्या युद्ध में उसकी वापसी हो पाएगी?
युद्ध में यूक्रेनी सेना की वापसी हो गई है। हमले का ये वीडियो इसी बात का प्रमाण है। ज़ेलेंस्की सेना का बारूद रिचार्ज हो गया है। ये तस्वीरें उसी बात की गवाही दे रही हैं। नए सेना अध्यक्ष का काउंटर अटैक प्लान कामयाब हो रहा है। यह हमला इसी बात का सबूत है। यह खेरसोन में रूसी सेना का ट्रेनिंग ग्राउंड है। रूस के सैनिक यहां पर हमले का अभ्यास कर रहे थे, तभी यूक्रेनी फोर्स ने ट्रेनिंग ग्राउंड पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने हाइमार्स से रॉकेट की भीषण बौछार की। हमले में न सिर्फ रूस का ट्रेनिंग ग्राउंड ध्वस्त हो गया, बल्कि 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। यहां रूसी सेना के हथियार भी मौजूद थे, वो भी जल गए। 2 दिन के अंदर यूक्रेनी सेना का यह दूसरा बड़ा हमला है, जिसमें रूसी फौज को बड़ी चोट पहुंची है। 22 फरवरी को यूक्रेन ने रूस के ड्रोन गोदाम को जला दिया, तो 23 फरवरी को ट्रेनिंग ग्राउंड को भस्म कर दिया। यूक्रेन ने खेरसोन में सिर्फ रूस के ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही हमले नहीं किए, बल्कि कई जगहों पर बारूदी बारिश की। खेरसोन में यूक्रेन के गोरिल्ला घात में रूस के 6 हथियार जल गए। खेरसोन में एक दूसरी जगह पर यूक्रेन ने GLSDB बम से हमला किया। रूसी सेना का ठिकाना ध्वस्त हो गया। रोबोटाइन में यूक्रेन ने रूस के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक में रूस के 6 सैन्य वाहन और 26 जवान खत्म हो गए। ओडेसा में यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के काउंटर अटैक में 24 घंटे के अंदर रूस के 41 आर्टिलरी और 35 सैन्य वाहन भस्म हो गए। यूक्रेन के पास सब सैनिक और हथियार खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वो गोरिल्ला अटैक कर रहा है। गोरिल्ला हमले का प्लान यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष ने बनाया है, जो फिलहाल कामयाब हो रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि गोरिल्ला हमलों से रूसी सेना को बहुत दिनों तक रोक पाना संभव नहीं है। ये बात ज़ेलेंस्की और उनके नए सेना अध्यक्ष भी जानते हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसकी आर्टिलरी खत्म होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के मैदान में यूक्रेन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की ने फिर से नेटो देशों से हथियारों की मांग की है। सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत विदेशी भी यूक्रेनी सेना में शामिल होकर जंग लड़ सकेंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के लोगों से यूक्रेनी सेना में शामिल होने की अपील की है। जाहिर है, अगर यूक्रेन के हथियारों और सैनिकों की किल्लत खत्म नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना कीव फतेह करने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
वैसे तो काला सागर 6 देशों की सीमाएं से लगा है, मगर इस विशाल समंदर पर दशकों से दबदबा सिर्फ रूस का है। और इसी दबदबे के चलते पुतिन ने ब्लैक सी में नेटो देशों के विमानों की आवाजाही पर बैन लगा दिया है। काला सागर के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। और जानते हैं, इसके साथ साथ रूसी नौसेना ने ब्लैक सी की घेराबंदी तक कर दी है, ताकि किसी ने भी पुतिन की नाफरमानी की तो उसकी तबाही तय है। आखिर कैसे, आप ही देखिए। रूस यूक्रेन जंग की आंच ने फिर से ब्लैक सी को अपनी चपेट में ले लिया है। और जानते हैं, अब किसी भी वक्त ब्लैक सी में बारूदी बवंडर आ सकता है। प्रचंड अटैक से काला सागर का पानी थर्रा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि नेटो देशों की एक भी हिमाकत से पुतिन का माथा ठनक सकता है, जिसका मतलब ब्लैक सी में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले, जल थल और नभ से विध्वंसक प्रहार। जी हां, पुतिन ने ब्लैक सी को बफर जोन बना दिया है। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल अब ब्लैक सी से नेटो का कोई भी विमान नहीं गुजरेगा और ना ही ब्लैक सी में नेटो के युद्धपोतों की मूवमेंट होगी। अगर ऐसा हुआ तो रूस विमान और युद्धपोतों पर हमला करेगा। रूस की तरफ से नेटो को सीधी चेतावनी दे दी गई है। अगर काला सागर में कोई भी हरकत हुई तो फिर इसका अंजाम बेहद भयावह होगा। दरअसल जंगी बिसात में एक दूसरे पर हावी होने का खेल काला सागर में शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत रूस ने कर दी है, क्योंकि ब्लैक सी समंदर का वो इलाका है जहां दशकों से रूस का दबदबा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भले ही ब्लैक सी की सीमा 6 देशों यानी बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हैं, मगर रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है, क्योंकि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक होती है। लिहाजा रूस ने दशकों से काला सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और इसी समंदर वाले वॉर जोन से रूस ने यूक्रेन की तटीय इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है। इस बार भी पुतिन एक्शन मोड में आ चुके हैं, क्योंकि रूस को ब्लैक सी में अमेरिका की दस्तक रास नहीं आती और इसका संकेत पुतिन ने काला सागर में सैन्य डिप्लॉयमेंट के जरिए दिया है। जी हां, रूसी नौसेना ने 20 से ज्यादा युद्धपोत ब्लैक सी में भेजे हैं, जिनमें मिसाइल कैरियर के साथ साथ सहायक फ्लीट शामिल है। इसके अलावा ब्लैक सी में एटमी सबमरीन भी तैनात की है। काला सागर में रूसी डिफेंस ने बारूदी माइंस भी बिछाई है। यानी गलती से भी अमेरिका काला सागर के आसपास मौजूद नेटो देशों की जमीन का इस्तेमाल ना करे। लिहाजा पहले ही पुतिन ने ब्लैक सी में भी जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम मचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को उतार दिया है। रूस का स्टैंड क्लियर है, अमेरिका और नेटो के खिलाफ प्रेशर गेम खेलना। वहीं रूसी धमकी के बाद नेटो ने स्कॉटलैंड कोस्ट में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मतलब ये कि धमकी और जुबानी जंग के साथ साथ हथियारों की नुमाइश का दौर भी शुरू हो चुका है, जो किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका ने नेटो देश तुर्की को F-35 फाइटर जेट नहीं दिया, तो अर्दोआन ने जो कुछ किया उससे पूरी दुनिया हैरान है। तुर्की ने अपने दम पर ही 5वीं पीढ़ी का घातक लड़ाकू विमान बना लिया। न सिर्फ बना लिया, बल्कि उसका फ्लाइट टेस्ट भी करके दिखा दिया। इसी के साथ तुर्की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है।
आसमान में ये तुर्की की गर्जना है। अपने फाइटर की झलक दिखाकर उसे हवा में उड़ाकर एर्दोआन ने बाइडेन को इस तरह से जवाब दे दिया। बाइडेन ने तुर्की को F-35 विमान न देकर उसके विरोधी ग्रीस को दे दिया। इस बात से एर्दोआन इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने दम पर ही 5वीं पीढ़ी का घातक लड़ाकू विमान बना डाला। तुर्की के इस फाइटर जेट का नाम है कान। एर्दोआन ने न सिर्फ दुनिया को कान लड़ाकू विमान की झलक दिखाई बल्कि उसकी सवारी भी की। 22 फरवरी को ही इसका फ्लाइट टेस्ट भी हुआ। इस दौरान ये 8000 फीट की ऊंचाई तक गया। कान एयरक्राफ्ट की लंबाई 21 मीटर है। ये 22,223 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये स्मार्ट म्यूनिशन सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम की वजह से ये सटीक हमला करने का मादा रखता है। एक कान एयरक्राफ्ट की कीमत करीब 830 करोड़ रुपए है। तुर्की ने हर महीने 2 कान एयरक्राफ्ट बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी हर साल 24 घातक विमान तैयार होंगे। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपने घातक बायरक्तार ड्रोन के एडवांस वर्जन का भी टेस्ट किया है। एडवांस्ड वर्जन बदलाव के बाद अब और भी खतरनाक हो गया है। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त महायुद्ध शुरू हो सकता है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि वो खुद की सुरक्षा के लिए न सिर्फ खतरनाक हथियार बना रहे हैं बल्कि अपनी सेना को भी मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध के दौरान तैयार एंटी अमेरिका ग्रुप गाजा के मुद्दे पर भी एक साथ है। ईरान के बाद रूस ने हमास लड़ाकों का समर्थन किया था और चीन ने भी हमास की लड़ाई के हक की लड़ाई को करार दिया था। चीन के रुख से साफ है कि गाजा भी भविष्य में विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन अरब में नेटो के खिलाफ ऐलान जंग हो सकता है। गाजा पर एंटी अमेरिका गुट की एकजुटता अब खुलकर सामने आ रही है। पुतिन फिलिस्तीनियों को शरण दे रहे हैं तो वहीं अब चीन भी इस युद्ध को सही ठहराने लगा है। चीन, रूस और ईरान गाजा के मुद्दे पर भी एक है और यही एकता नेटो के खिलाफ एक बड़ी जंग की शुरुआत करा सकता है। इजराइल के साथ हमास ने जो भी किया उसे पुतिन के साथ ही जिनपिंग ने भी सही ठहराया है। चीन ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। हमास की गोलीबारी, नरसंहार और इजराइल पर रॉकेट हमले को चीन ने जायज करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार ना शिनमिन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। चीन की तरफ से कहा गया कि जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ाई जायज है। फिलिस्तीन के लोगों का हथियार उठाना सही है। इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष मजबूरी है। इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा में अवैध कब्जा कर रहा है। स्पेन के वेलेंसिया शहर में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भयंकर आग लगी। तेज हवा से लपटें और धधकी और बराबर वाली इमारत भी जलने लगी। यह हादसा दिन निकलने से कुछ देर पहले हुआ। 350 परिवार इमारत के भीतर फंसे थे। इसके बाद एक ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और देखते ही देखते लोगों को मौत के मुंह से खींच लिया गया। चौदह मंजिला इमारत, धधकती हुई 11 मंजिल,
अंदर फंसे हुए 1400 से ज्यादा लोग। स्पेन के वैलेंसिया शहर में सूरज नहीं उगा था और सूरज जैसी प्रचंड गर्मी वाली लपटों ने एक बहुमंजिला इमारत को निगल लिया। देखते ही देखते 14 मंजिला इमारत के 11 मंजिलें धधकती भट्टी बन गई। सूरज के रंग सी नारंगी लपटों का खौफनाक मंजर जिसने देखा सन्न रह गया। वैलेंसिया के आसमान पर लपटें उड़ने लगी और धुएं का गुबार छा गया। इमारत के आसपास आवाजाही बंद कर दी गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि पूरा इलाका धुएं से ढक गया। दिन चढ़ा तो हवा ने रफ्तार पकड़ी और शोले भी हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते धधक रही इमारत के पास वाली इमारत ने भी आग पकड़ ली। दूसरी इमारत में रहने वाले लोग भी डरे सहमे बालकनी में इकट्ठा होने लगे। लोग मदद के लिए बालकनी में खड़े होकर चिल्लाने लगे। आग भड़कते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।